Hello everyone. Today I am here to start UGC NET Forensic Science 2023 preparation. Here today we are going to start from Unit 1, and that Unit 1 is literally too easy. Then you can just follow a BS Nabar book for preparation for normal forensic science, the basic knowledge of forensic science. Today just I am going to start for introduction and history of forensic science. uh, what is the forensic science? As you all are preparing for the net GRF exam, for that everyone is aware about that. The forensic science is the application of scientific method and techniques, जो कि हम scientific method और techniques को use करते हैं किसी भी matter या किसी भी investigation को solve करने के लिए, criminal हो या civil हो, जिसके कोर्ट जिसके बेसिस पे जस्टिस प्रोवाइड कर सके, वही हमारी फोरेंसिक साइंस है. बट इसके साथ हमारे फोरेंसिक साइंस को हम आगे प्रोसीड कैसे करते हैं, ब्रॉडली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो इसके लिए सिंपली हम फर्स्टली क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे. देन हम उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे. फिर हम उसके अंदर इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं कि कौन सा एविडेंस हमारा बायोलॉजिकल है, कौन सा हमारा फिजिकल एविडेंस है, ट्रेस एलिमेंट है. हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. देन हम उसका इवेल्यूशन करते हैं फिजिकल एविडेंस का. वो हमारा किसकी हेल्प से करते हैं, एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ एंड द प्रिंसिपल और मेथड जो होते हैं हमारे नेचुरल साइंसेस के, लाइक केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, उसके थ्रू हम उसका इवेल्यूशन करते हैं. नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, कि हमारी हिस्ट्री और कहाँ से स्टार्ट हुई थी फॉरेंसिक साइंस की. तो ये बहुत बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, रोमन पीरियड के टाइम से. उसमें सबसे पहले हमारा नाम जो वेल नोन है, उसका नाम हमारा आगे मैं बताऊंगी. तो अब नाउ फोरेंसिक जो वर्ड है कहाँ से क्रिएट हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसको फोरम बोलते हैं, जिसका एक नॉर्मल मीनिंग है मार्केट प्लेस. तो रोमन पीरियड में क्या होता था, किसी भी क्रिमिनल को या जो अदर पर्सन है उसको जस्टिस देने के लिए कैसे करते थे, कि जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और जो उसके ऊपर लगा रहा है पटिशन, उन दोनों को इक्वली आमने सामने खड़ा कर देते थे, विदाउट मतलब पब्लिक के सामने ले जाने से पहले. देन क्या होता था, जो कि बोथ जो होते थे हमारे, वो पर्सन एक्यूज्ड और क्रिमिनल दोनों के दोनों, और जो एक्यूजर होता था उन दोनों को सामने करके दोनों की स्टोरी सुनी जाती थी. तो उसके थ्रू जिसकी भी आर्ग्यूमेंट सबसे बेस्ट होते थे उसके बेसिस पे आउटकम्स रिजल्ट मतलब जस्टिफिकेशन दे दिया जाता था. ये हमारे रोमन पीरियड के टाइम पे होता था. देन सब नॉन एंड लेस नॉन हिस्टोरिकल फिगर जो हमारा आता है, सबसे पहला हमारा आर्थर कॉन्डाइल आता है, जो एक साइंस फिक्शनल कैरेक्टर है, जो आप लोग देखते भी हो. इसके ऊपर क्या नाम है, शर्लॉक होम्स के ऊपर इतनी सारी सीरीज वगैरह है, ये सारा का सारा उसी के ऊपर है. ये क्या करता था, कोई भी क्राइम डिटेक्शन को मेथड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट कर लेता था. तो उसके थ्रू ये रिजल्ट पे कंक्लूजन पे पहुंचता था. तो इसकी पॉपुलराइजेशन कैसे हुई थी, क्राइम डिटेक्शन जो केसेस थे इसने काफी सॉल्व किए थे, इसलिए सर आर्थर कॉन्डेल को हम सब जानते हैं. इसके बाद हमारी आती है मैथ्यू ऑर्फिला, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के हैं. ये कि हमारे 19th सेंचुरी के अंदर एस्टेब्लिश हुए थे पेरिस के अंदर. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिटेक्शन पॉइजन के कैसे डिटेक्शन करते हैं और उसका इफेक्ट क्या क्या होता है एनिमल्स के ऊपर, ये सब इन्होंने यूज करके बताया था. इन्होंने एक बुक लिखी थी उसके अंदर. उसके बाद हमारा आता है एल्फेंस बर्टिलोन, जो कि हमारा फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री है, जिसने क्या किया था, जो डेवलपमेंट किया था कि हम किसी इंडिविजुअल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी बॉडी के मेजरमेंट से, पार्ट से. इन्होंने 1879 के अंदर अपना ये काम किया था, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन टू. ये हमारा फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री भी है, फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन भी, और एल्फेंस बर्टिलो हमारा फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी इसी को कहा जाता है. अब इसके बाद हमारे कुछ नॉन और लेस नॉन हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया था फॉरेंसिक साइंस को ही. हमारे फर्स्ट आ जाता है फ्रांसिस गैल्टन, जो हमारे फादर ऑफ फिंगरप्रिंट है, जिन्होंने नॉर्मल बताया था, यूनिकनेस बताई थी. एक भी मतलब फिंगरप्रिंट की क्या यूनिकनेस है, इंडिविजुअल पर्सन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की थी फिंगरप्रिंट के ऊपर. इसके बाद लियोन लेटिस है. लियोन लेटिस ने जो भी ड्राई ब्लड प्रिंट्स होते हैं
जो कि ड्राई प्रिंट्स होते हैं, ब्लड स्टेन्स होते हैं, उनसे बताया था कि ये कौन सा ब्लड ग्रुपिंग है या नहीं है। जैसे हमारा कार्ल लेंस्ट्रीन है, ऐसे ही कार्ल लेंस्ट्रीन तो नॉर्मली ब्लड से, लिक्विड ब्लड से बताता था, लियोन लैटिस हमारे ड्राई ब्लड स्टेन से ये सारी चीज बताता है। इसके बाद हमारा आता है कैल्विन गोडार्ड, जो कि हमारा फादर ऑफ बैलिस्टिक है। इसने क्या किया था, टेक्निक्स बताई थी कुछ बुलेट्स को एग्जामिन करने के लिए, और वो किसके थ्रू की थी, कंपैरिजन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, और डिटरमाइन क्या था कि ये पर्टिकुलर गन फायर्ड जो हुई है बुलेट इसी गन से हुई है या कोई अदर चीज भी थी। तो इसने भी किसी मतलब के हेल्प के थ्रू, मतलब जो इसके साथ काम करते थे उनके थ्रू इन्होंने अपना काम का कंप्लीट किया था कैल्विन गोडार्ड ने। इसके बाद हमारे आते हैं एडमंड लोकार्ड, जो कि हमारे फादर ऑफ क्राइम लैब है, सब ही जानते हैं इनको, कि जो इन्होंने दिया था लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया था कि एवरी ट्रेस जो होता है अपना एविडेंस छोड़ के जाता है, कोई भी किसी भी चीज को मतलब एक्सचेंज हो जाता है। हमारा जो मटेरियल है, अगर हम किसी कपड़े को टच करते हैं, हम फोन को टच करते हैं, या हम नॉर्मली कहीं बैठे हमने किसी चीज को टच भी नहीं किया, तो वहां पे भी हमारे कुछ ट्रेस पार्टिकल्स वहां रह जाते हैं। तो इसने कहा था हर चीज अपना कुछ ना कुछ एक्सचेंज करती है। तो ये हमारे फादर ऑफ क्राइम लैब है, इन्होंने 1910 में स्टार्ट की थी फर्स्ट क्राइम लैब इन एटिक ऑफ पुलिस स्टेशन, और इन्होंने बहुत वेरी फ्यू टूल्स के थ्रू की थी। इन्होंने क्विकली बिकम नॉन वर्ल्ड वाइड ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एंड इन्होंने इवेंचुअली फाइंड किया था हमारा क्रिमिनल स्टिक फ्रांस के अंदर एक कॉलेज था। इसके बाद लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है, वही जो मैंने बताया, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। हम ना चाहें या चाहें हम कोई ना कोई ट्रेस वहां पे छोड़ ही देते हैं। तो ये क्या इनका बिलीव था कि एवरी क्रिमिनल कैन बी कनेक्टेड टू अ क्राइम। जिसने अगर किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है, कमिट किया है, उसको हम पर्टिकुलरली जो हम अगर क्राइम सीन को या क्राइम को देख के हम सीक्वेंस वाइज सब सारी चीज करेंगे, तो हम उस क्राइम सीन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एविडेंस वहां पे मिल जाएगा। और व्हेन अ क्रिमिनल कम्स इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, एक छोटा सा क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है जिसको हम एविडेंस बोलते हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमारा आता है जे एडगर हूवर, जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हैं ड्यूरिंग 1913। इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज की थी, एक नेशनल लेबोरेटरी बनाई थी फॉरेंसिक सर्विस के लिए, जो कि टू ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन यूएस, ये हमारे यूएस के अंदर आता है। इसके अंदर एफबीआई डायरेक्टर्स होते हैं और नाउ लिमिटेड टू 10 ईयर टर्म, और जो डायरेक्टर्स हैं आज के टाइम पे वो सिर्फ 10 साल के लिए वहां पे एज अ डायरेक्टर रह सकते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल और विक्टिम। हमारे जो फॉरेंसिक साइंस के हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम या तो हम बता सकते हैं कौन क्रिमिनल है कौन विक्टिम है, क्योंकि हमें पता चल जाता है किसने क्राइम किया और किसके ऊपर क्राइम हुआ है, हु इज द एक्यूज एंड हु इज द विक्टिम। हम फोरेंसिक साइंस की हेल्प से एविडेंस के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। ये ज्यादातर मिस्टीरियस क्राइम सॉल्व कर सकता है, लाइक पास्ट क्राइम जो कि अनसॉल्व है, रॉन्गली जिसको कन्विक्टेड किया हुआ है, उसमें अगर हम फोरेंसिक साइंस को यूज करते हैं तो हम उन क्राइम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और किसी क्राइम का लाइक एक क्राइम सीन की दो दो लोकेशंस होती है, तो हम लोकेशंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका कॉज कि वो बंदा अगर उसके ऊपर किसी ने गला भी दबाया किसी क्रिमिनल का, लाइक किसी ने क्राइम किया, किसी को मार दिया पॉइजन देके और उसके बाद उसको फांसी पे टांग दिया, या किसी को मतलब साइनाइड देके हार्ट अटैक वगैरह के थ्रू उसको मार दिया और बाद में फांसी पे टांग दिया, तो हम कोज को हम बता सकते हैं कि वो मरा किस कारण है, हार्ट अटैक से मरा है या सुसाइड करके फांसी से, मतलब ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन से बना है। और हम इसके थ्रू लोकेशन, टाइम ऑफ डेथ, किस टाइम पे हमारा जो विक्टिम है वो डेड हुआ है, तो ये सारी चीजें भी हम सॉल्व कर सकते हैं हमारी फॉरेंसिक साइंस के। पैटर्निटी केसेस के थ्रू डीएनए यूज करके हम कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स के अंदर भी लाइक हमारे कंप्यूटर में भी होता है, एक विक्टिम होता है लैपटॉप, एक मीडिएटर होता है और एक जिसके थ्रू क्राइम हुआ है, तो उसको भी हम बता सकते हैं कैसे चेन हमारी आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड है। कॉर्पोरेट क्राइम हो गए जो कि बड़े बड़े कंपनियों से रिलेटेड होते हैं। वॉइस एनालिसिस, लाइक वॉइस ऑडियो की आपको पता है कितनी सारी वैल्यूएबल है इन कोर्ट के अंदर, तो ये सारे केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड लिमिटेशन,
बट वेरी यूजफुल इन आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। चलो ये तो क्लासेस के लिए, आप लोगों को नहीं है, फिर भी आप एक गो थ्रू देख लो। इज द बॉडी ऑफ ह्यूमन, हमारे फोरेंसिक साइंस को सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि ये जो बॉडी है ये ह्यूमन की है या एनिमल्स की है। हु इज द विक्टिम, कौन विक्टिम है, जिसने क्राइम किया है वो विक्टिम है, जो इसको एक्यूज बना रहे हैं, जिसको हम विक्टिम समझ रहे हैं, जिसको हम क्रिमिनल समझ रहे हैं, क्या वो सही समझ रहे हैं या रॉन्ग है। What was cause of death, क्या cause था डेथ का, जो मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताया। How long ago did the victim die, कितने टाइम पहले विक्टिम डाई हुआ था। Did the victim die immediately or after period of time, किस टाइम पे विक्टिम डाई हुआ है, और क्या जब इसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ उसी टाइम मर गया था या बाद में उसने थोड़ी देर सांस ली थी, सर्वाइव किया था, उसके बाद वो डेड हुआ है। डाई द पर्सन, डिड द पर्सन डाई एट द स्पॉट वेयर द बॉडी वाज डिस्कवर, क्या क्राइम सीन 2-3 है, क्या ये पर्सन यहीं मरा है या मतलब कहीं और मरा है, या ये ड्रैग करके बॉडी को लेके गए हैं। तो ये सारी चीजों के हमें जवाब देने पड़ते हैं। डिड द पर्सन डाई ऑफ नेचुरल कॉजेज, ये नेचुरली मरा है, एक्सीडेंटल मरा है, और क्रिमिनल एक्ट क्या हुआ है, ये सारे। इफ द पर्सन वाज किल्ड, हु डिड इट, अगर ये पर्सन मरा है तो किसने इसको मारा है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब एज अ हमें फोरेंसिक एक्सपर्ट और साइंटिस्ट हमें देने पड़ते हैं। अब ये नॉर्मली एविडेंस है, बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर हमें कैसे देना पड़ता है, ये हमारा मतलब बायोलॉजिकल एविडेंस कहाँ यूज होता है, ये अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। बायोलॉजिकल एविडेंस को एक तो वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर यूज किया जाता है, और मिससेलिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट या आइडेंटिफिकेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड फूड, जो हमारे बायोटेक के थ्रू हम करते हैं, क्रॉप्स को बनाते हैं, उनके अंदर भी ये सारे एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस काउंट होते हैं। और फोरेंसिक टेस्ट आइडियल केसेस, अगर हमारा नॉर्मली फोरेंसिक टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है एक आइडियल केसेस के लिए। एक तो हमारा एक्यूरेट, जो रिजल्ट स्टैंड अप टू सिक्योरिटी ऑफ अ कोर्ट, जो हमारा एक्यूरेट है वो रिजल्ट एक्यूरेट है या नहीं है। उसकी सेंसिटिविटी, टू बी एबल टू डील विद स्मॉल पीस ऑफ सैंपल, लाइक हमारे छोटा सा कोई हेयर मिल गया है, अब उसके थ्रू हमें बताएं तो उसकी सेंसिटिविटी, हमें कितना सेंसिटिव है ये उसको देखना पड़ेगा, मतलब उसको हमें गलत टेस्ट लगा के उस सैंपल को खराब नहीं करना है, तो उसको बहुत अच्छे से जो मतलब एक्सपर्ट है उसी को काम करना चाहिए। उसके स्पेसिफिक, नो क्रॉस रिएक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन जो हमने सोचा है वो उसके ऊपर काम हो, तो इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, टाइमली हमें आंसर देना चाहिए, सो इट डजंट इम्पैक्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट जल्दी केस सॉल्व होंगे, तो मतलब जो विक्टिम होगा उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट आर प्रोन टू मिस्टेक, जो कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत लंबे लंबे टेस्ट होते हैं, जो 10 दिन में रिजल्ट आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते, तो हमें सिंपल, बहुत सिंपल टेस्ट के थ्रू जानना चाहिए, जिसके थ्रू हमारा रिजल्ट आ जाए। रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसेबल, जो कि हमारे रिलायबल हो रिजल्ट, और उसको हम दोबारा से रिपीट कर सकते, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया और उसी को कोई दूसरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट देख रहा है, सेम रिजल्ट को रिपीट कर रहा है, तो वो जल्दी थोड़े टाइम के अंदर वो रिजल्ट हमारा रिप्रोड्यूस हो जाना चाहिए दोबारा से, और वो रिलायबल भी होना चाहिए कि सेम रिजल्ट दे रहा है। अफोर्डेबल, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट अगर हम लैब के अंदर करते हैं, लाइक आप लोगों को पता है ये डीएनए बहुत कम टेस्ट होता है ज्यादातर लैब में, बहुत ज्यादा हीनस क्राइम के अंदर हम डीएनए को यूज कर लेते हैं, पर हमें नॉर्मली इजी टेस्ट की तरफ जाना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, बहुत इजीली जल्दी से हो जाए। रेडली अवेलेबल इक्विपमेंट रिएजेंट, जो कि हमें इक्विपमेंट और रिएजेंट जल्दी से मिलते हों और इजीली मिलते हों, वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए हर केस के अंदर। अब डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये भी ऐसा हिस्ट्री है, ये हमारी फॉरेन के अंदर डेवलपमेंट हुई है फॉरेंसिक साइंस की, और उसके बाद डेवलपमेंट इन इंडिया, लाइक ये चीज भी हम यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, 1923 के अंदर फॉरेंसिक लैब एस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे हुई थी, हमारे लॉस एंजल पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। 1932 के अंदर एफबीआई ऑर्गेनाइज की थी एक नेशनल लैब, जो कि नेम किसके उस पे हुई थी, फॉरेंसिक साइंस फॉर ऑल एनफोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री, जो एफबीआई ऑर्गेनाइज की थी नेशनल लैब। 1935 में मेट्रोपॉलिटन फॉरेंसिक लैब एस्टेब्लिश हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर। 1948 के अंदर स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस वर लेट डाउन। 1966 second development in Britain started with central research established in Aldermaston, England, was a milestone in development of forensic science.
और 1966 के अंदर इतना हुआ था। तो हमें जो हमारा अदर कंट्री, बाहर की कंट्री के लिए हमें वर्ल्ड के लिए याद करना है, वो इतना ही इनफ है हमारे JRF के हिसाब से। अब इंडिया के अंदर जो हमारे सबसे पहले हमारी एस्टेब्लिश हुई थी केमिकल एग्जामिनेशन लैब हुई थी, जो कि फर्स्ट एस्टेब्लिश हुई थी मद्रास के अंदर इन 1849। उसके बाद हमारे कलकत्ता, आगरा एंड मुंबई के अंदर। और सेकंड हमारी फिंगरप्रिंट बनी थी, फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता इन 1897। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, जिसको हम GEQD भी बोलते हैं, फर्स्ट एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता के अंदर 1904 के अंदर, जो कि बाद में शिफ्ट हो गई थी शिमला के अंदर। लाइक अब आपके एग्जाम में आ रहा है ऑप्शन पूछ रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट GEQD फर्स्ट कहाँ पे है, तो उसके अंदर आपको 1904 पे 1906 है, तो आप जहां शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि वो उस टाइम अब के टाइम के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो वो 1906 में शिमला के अंदर थे, तो वहीं पे आप उसको टिक करोगे। सीरोलॉजी एंड केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्टेड हुई थी हमारी कलकत्ता के अंदर 1910 के अंदर। उसके बाद 1952 के अंदर फर्स्ट जो SFSL स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बनी थी, वो कलकत्ता के अंदर बनी थी। बाद में वो मर्ज हो गई थी, जो कि हमारे सबसे पहले केमिकल एग्जामिनेशन लैब थी कलकत्ता के अंदर, उसके साथ। फिर 1955 में हमारी सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता के अंदर। 1957 में CFSL बन चुकी थी कलकत्ता के अंदर। फाइनली 1952 से 57 के अंदर हमारी CFSL बन गई थी। 1959 में हमारे सेंट्रल काउंसिलर कमेटी बनी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू बनी थी, और बाद में उसने एस्टेब्लिश करी थी FSL मुंबई, चेन्नई, पंजाब, बिहार, MP, UP, इतनी सारी स्टेट्स के अंदर। इसके बाद 1972 में डेवलपमेंट हुई थी, CFS काउंसिल और कमिटी एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद जो हमारी जो स्टेट फोरेंसिक लैब्स है, वो ये सारी की सारी फर्स्ट हमारी कलकत्ता के अंदर 1952 में, और उसी के अंदर जो फर्स्ट CFSL थी वही कलकत्ता के अंदर थी। अब स्टेट के ऊपर आ जाती है। वेस्ट बंगाल कलकत्ता 1952, महाराष्ट्र बॉम्बे 1958, राजस्थान जयपुर 1959, तमिलनाडु मद्रास 1959, केरला त्रिवेंद्रम 1961, ओडिशा भुवनेश्वर 1962, बिहार पटना 1963, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर 1964, मध्य प्रदेश सागर 1964, असम गुवाहाटी 1967, कर्नाटका बेंगलोर 1967, यूपी लखनऊ 1969, हरियाणा मधुबन 1973, गुजरात अहमदाबाद 1974, AP हैदराबाद 1976, पंजाब चंडीगढ़ इन 1981, मेघालय शिलोंग 1986, हिमाचल प्रदेश शिमला 1987, दिल्ली 1993। ये कुछ स्टेट FSL है जो कि ओपनिंग हुई थी। ये जो इनका रिस्पेक्टिव ईयर मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपको कहीं सर्च आउट करने की जरूरत नहीं, इतनी हिस्ट्री इनफ होगी। और आगे अगर फिंगरप्रिंट से रिगार्डिंग और जो चीजें होंगी वो मैं आपको अपडेट दूंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी फिजिकल एविडेंस।